अब एक रिएक्शन और है बेटा, देखो जो हम इससे पहले हमने गटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी गटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी। जो एलिफेटिक कंपाउंड है हेलो एल्केन्स के लिए, जो हेलो एल्केन्स था, सॉरी जो क्या था बेटा हेलो एल्केन, इसके लिए हमने पढ़ी कौन सी रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। क्या पढ़ा था हमने? गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन। अब गटरमैन रिएक्शंस हमने किसके लिए पढ़ा था? किसके लिए पढ़ा था बेटा हमने? हेलो एल्केन के लिए। हेलो एल्केन में क्या हुआ था गटरमैन रिएक्शंस में? क्या हुआ था बेटा? बताओ, गटरमैन रिएक्शंस में हेलो एल्केन के लिए क्या किया था हमने? कुछ याद है आप लोगों को? एक साइनमियर था और एक गटरमैन था। साइनमियर में Cu2 Cl2 लिया था और ऑब्लिक HCl लिया था। यहाँ पर क्या लिया था बेटा कैटलिस्ट? सर CuHCl। CuHCl, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, जो एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए था, एलिफेटिक के लिए किया था हमने इसका उपयोग, किसी एरोमेटिक के लिए किया? सर एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक के लिए किया था नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या लेना है, जैसे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लेंगे, ये तो कल बताया था आप लोगों को शायद, मुझे लगता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। यहाँ पर हम लेंगे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड N2+Cl-। इसलिए ये क्या नहीं होगा, हेलो एल्केन से नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करते थे, Cu/HCl लिया और इसने क्या बना दिया, सीधे क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया और प्लस नाइट्रोजन गैस निकल गई। ऐसे करके हमने इसको पढ़ा था। एक और इसमें था, जैसे हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या बेटा, बेंजीन के ऊपर N2+Cl- है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। हाँ, अन्य बच्चे भी नोट कर लेंगे। ये देखो, जैसे अंजलि ने याद किया तो पिछले साल का याद है इसको, है ना, क्योंकि हम बार बार पूछते रहे तो इसने ध्यान से सुना तो इसको याद है ना। ऐसे आप लोग भी याद रखोगे। ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है और यहाँ पर हम लेंगे CuHBr, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, क्योंकि HBr हमने लिया और प्लस नाइट्रोजन गैस निकला। तो इस प्रकार से सैंडमेयर रिएक्शन है ना। एक और रिएक्शन है बेटा, हुन्स डेकर रिएक्शन। हुन्स डेकर रिएक्शन हमने किसके लिए पढ़ी थी? जो हुन्स डेकर रिएक्शन थी वो किसके लिए पढ़ी बेटा हमने? हुन्स डेकर किसके लिए पढ़ी थी हुन्स डेकर रिएक्शन? हुन्स डेकर रिएक्शन में क्या होता है, कोई बता सकता है? हुन्स डेकर रिएक्शन सर सिल्वर एस्टेट से ब्रोमो एल्कीन बनता है। बिल्कुल। ये हमने, ये देखो बेटा, तो यदि हम हेलो एल्केन्स पर जाए, इस पर हेलो एल्केन्स के लिए, हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। हेलो एल्केन्स में क्या था कि हमने सिल्वर एस्टेट लिया, देखो CH3COOAg लिया और इस पर हमने सीधी ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रिफ्लक्स के रूप में, CCl4 की प्रेजेंस में। और ये कैसा वाला लेंगे, रिफ्लक्स लेंगे, ठीक है ना, CCl4 रिफ्लक्स। तो इसने क्या किया था, ये CH3Br हो गया था और प्लस क्या हुआ था, ACBr निकला था और CO2 निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये चीजें बनी थी, यानी कि हमारे पास ये बना था। ये कब पढ़ा हमने? एलिफेटिक कंपाउंड, जिसको हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन्स के लिए। दूसरा हमें हेलो एरीन्स के लिए देखना है।
हेलो एरेंज के लिए किस प्रकार से आएगा? जो हेलो एरेंज होता है वो किस प्रकार से होगा? यहाँ पर हेलो एरेंज के लिए यदि हम देखेंगे तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर हम लेंगे बेंजीन रिंग और COOAG। जब आप हुन्स डेकर रिएक्शन लिख रहे होंगे तो आपको ये भी लिखना होगा और ये भी लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। दोनों। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट, है ना। कुछ बोल रहे थे तुम। इसका नाम क्या है? सिल्वर बेंजोएट। इसका नाम क्या है? सिल्वर बेंजोएट। और सिल्वर बेंजोएट पर हम क्या करेंगे? ब्रोमीन की रिएक्शन करेंगे, Br2, और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और यहाँ रिफ्लेक्स करेंगे। और इससे क्या होगा? ये हम बन जाएगा यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, इस पे PR। यहाँ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा CO2 और प्लस AgBr। तो जब ये टिप्पणी के रूप में है, टिप्पणी जानते हो, शॉर्ट नोट के रूप में, ठीक है। तो आपको दोनों रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, ये वाले एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी, ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक रिएक्शन, ठीक है। और दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या बन जाता है? इसमें बनेगा ब्रोमो एल्केन्स और इसमें बनेगा ब्रोमो एल्केन्स। तो इस प्रकार से बन सकता है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हुन्स डेकर रिएक्शंस है इसके। अब मान लीजिए हमें कॉमर्शियल यूज बहुत सारा बनाना हो, तो बहुत सारा कैसे बनाया जा सकता है? यदि हमें बहुत सारा क्या बनाना हो कि कॉमर्शियल वो बनाना हो क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, तो कैसे बन सकता है? तो इसके लिए है बेटा हमारे पास ये है ड्रेस्चिक प्रोसेस। ड्रेस्चिक प्रोसेस है ना, ड्रेस्चिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता होगा? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? बेंजीन को लेते हैं और बेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2, और इस पर 2HCl की रिएक्शन कराएंगे, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है। साथ साथ में ऑक्सीजन भी होगा बेटा इसमें, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या करते हैं? CuCl2 लेते हैं, CuCl2, और इसके साथ इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये बना देता है क्लोरोबेंजीन, बन जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्या आएगा? Cl आएगा, और साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा। इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कॉमर्शियल, जो हमें बहुत अधिक मात्रा में बनाना हो, कॉमर्शियल प्रिपरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल प्रिपरेशन, व्यवसायिक निर्माण। व्यवसाय में क्या होता है? ज्यादा मात्रा में बनाते हैं हम किसी चीज, है ना, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल। क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल प्रिपरेशन, व्यवसायिक निर्माण, कॉमर्शियल प्रिपरेशन, ठीक है। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास कुछ रिएक्शंस जिनसे हम क्या बना सकते हैं? इस प्रकार से को बना सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास एलोपैथिक और एरोमेटिक्स दोनों को बनाने की विधियां, है ना। दोनों की विधियां को हमने बनाना सीख लिया। अब उसके बाद आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण जनरली क्या होता है बेटा? इसमें समझने की बात यह है कि जो भौतिक गुण होते हैं, पहले हम भौतिक गुण को समझते हैं। जैसे आप कोई चीज आपको दिखाई देती है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है। मान लीजिए एक पाउडर हमने यहाँ देखा, है ना, ऐसे करके देखा, तो उस पाउडर में क्या हुआ? हमने देखा ये तो लाल रंग का है, तो जो रंग है ना उसका, वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। हमने कहा अच्छा ये तो ठोस अवस्था में, तो दिखाई दे रहा है ना। तो ठोस अवस्था क्या है? उसकी अवस्था दिखाई दे रही। माना मैंने कहा आपको चीनी, आपको चीनी का उदाहरण दिया, चीनी है ना, चीनी बेस्ट एग्जाम्पल। नमक, तो हमने कहा अब इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ,
ठीक है ना, इन चीनी का और नमक का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपने देखा, अच्छा पहले इसको देखते हैं, ये ठोस है, कैसा है, सॉलिड है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। आपने देखा, अच्छा ये सफेद रंग का है, उसका रंग दिखाई दे रहा है ना, सफेद रंग, तो हमने कहा व्हाइट कलर हो गया, व्हाइट कलर, ये भी क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर देखा, अच्छा इसको सूंघने पर देखा, अच्छा इसमें गंध कुछ आ ही नहीं रही, तो हम कहेंगे उसको गंध ही, यानी कि जो उसकी ऑर्डर है, गंध है, वो भी क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा इसको गलनांक, गलनांक में नहीं, इसको गलाया, देखो ये इतने डिग्री पर गल गया, दिखा ना हमें, तो क्या है, गलनांक भी क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं इसलिए बता रहा हूँ इन चीज़ों को कि पहले हमें जानकारी होनी चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था। हमने देखा उबल रहा है, इतने डिग्री पे उबल रहा है, क्वथनांक को, इसको बॉइलिंग पॉइंट, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, हमने कहा अच्छा इसको पानी में डालो, ये सॉल्युबल हो गया, तो घुलना, उसका घुलना भी क्या कहलाता है हमारे पास, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें दिख रहा है घुल गया, है ना। उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, आपेक्षिक स्थायित्व तो निकाल सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हमें किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, ये तो मैंने ये बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख रहे क्या है, ठीक है। भौतिक गुण में यहाँ पर देखेंगे, तो पहले इसमें देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल स्टेट, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स, तो हमारे पास क्या होगा, हेलो एल्केन्स होगा, हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, जो हेलो एल्केन्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी, भौतिक गुण देखनी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम देखते हैं भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था को बोलते हैं बेटा फिजिकल स्टेट, क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, फिजिकल स्टेट में क्या आते हैं, दो तीन चीजें, उनके रंग हो गए, है ना, रंग हो गया और उसकी गंध हो गई, तो ये होती है गंध। तो जो हेलो एल्केन होते हैं बेटा, वो जनरल क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। पहले यदि देखेंगे फिजिकली वो क्या होता है, कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस, उनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, ठीक है ना। एक पॉइंट हमें मिल गया। और जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं तो वो कलरलेस होते हैं, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है। और इनकी स्वीट स्मेल लिक्विड होते हैं, यदि इन लिक्विड में मिला दिया जाए तो इनका जो गंध होती है वो कैसे होती है, स्वीट स्मेल, जिससे आराम आ रहा हुआ है ना, स्वीट स्मेल, स्मेलिंग कर दो, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड कैसे, सुंदर सी इनकी अच्छी सी गंध आती है ना। और ये क्या होता है, ये इनके कलर हमें पता लग गया, है ना। और जनरली हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के ये दिखाई देते हैं, ठीक है। ये फिजिकल स्टेट हो गई उनकी। ठीक है बेटा, ये फिजिकल स्टेट में क्या क्या चीजें आ गई, ये जनरली यदि देखेंगे तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, कलरलेस गैसेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस भी होते हैं लेकिन गैस के फॉर्म में रहते हैं, है ना। यहाँ देखो, उसके बाद दूसरा नंबर आता है इसका सॉल्युबिलिटी का। यदि हम सॉल्युबिलिटी को देखेंगे, है ना, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाद में देखते हैं, तो पहले हम इसको देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा विलेयता, है ना। हमें पता है सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ये हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, सॉल्युबिलिटी की विलेयता क्या होती है ना। तो पहला काम ये है कि हम पहले इसका नेचर जानेंगे। तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं बेटा, हेलो एल्केन्स हमेशा कैसे होते हैं,
पोलर इन नेचर होता है, ध्रुवीय गुण होता है। विलीयता कैसे होगी इसकी, पहले क्या होगा, पोलर इन नेचर, इसका मतलब हो गया ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, जो हेलो एल्केन्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति, यानी कि ध्रुव बनाते हैं। यदि यहाँ पर हम लिखेंगे CH3Br, जिसके पास दो ध्रुव है, कैसे, CH3 पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और Br होगा नेगेटिव चार्ज वाला होगा, इसमें दो ध्रुव बन जाते हैं, है ना, पोलर नेचर के होते हैं। तो ये क्या होगा, ये जब पोलर नेचर के कारण क्या होगा, देखो ये पार्शियली क्या होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ी सी मात्रा में पानी में कम घुलते हैं, है ना, पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। और जबकि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर ये क्या होते हैं, पार्शियली डिसॉल्व होते हैं बेटा, पार्शियली का मतलब कम मात्रा में डिसॉल्व होते हैं, किसमें, पोलर इन नेचर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, स्लाइटली क्या होंगे, सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली, ठीक। जबकि क्या है, हेलो एल्केन्स टू डिसॉल्व इन वाटर, और जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो किसमें, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि स्लाइटली क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये कारण है बेटा इनकी कि पोलर इन नेचर है, दो पोल बना देते हैं, है ना। इस प्रकार से सॉल्युबल क्या होंगे, किन किन में सॉल्युबल होंगे, इनको यदि देखेंगे तो ये क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, है ना, कम मात्रा में सॉल्युबल होंगे। लेकिन बेंजीन, जैसे यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन हो गया, हमारे पास क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हमारे पास क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे, उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। सच एज किसमें हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल में हो गया, अल्कोहल में हो गया, ईथर में हो गया, और बेंजीन में, इनमें ज्यादा ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, इन ज्यादा सॉल्युबल किसमें होंगे, इनमें हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि इनमें ज्यादा होंगे लेकिन उनमें कम होंगे, किसमें, जो अन्य है हमारे पास, जैसे जो वाटर है, वाटर में कम सॉल्युबल होंगे। तो ये सॉल्युबिलिटी का मैटर हो गया इसका। उसके बाद देखेंगे बेटा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। तो जितने भी हमारे पास क्या है कि जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, पोलर होते हैं, दो पोल बनाते हैं, ये तो हमें पता है ना, पोलर होते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, इनका जो पोलैरिटी होगी हायर मॉलिक्यूलर मास के कंपेयर में क्या होगा, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होंगे इनके बीच जो बॉन्ड होगा बेटा वो डाइपोल डबल मोमेंट और इसके बीच होगा, है ना। तो इनके बीच होगा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। जैसे माना देखोगे ये जैसे CH3 और Br के बीच क्या होगा, काफी पावरफुल बॉन्ड होता है इनके बीच, ठीक है। और बॉन्ड होने के कारण क्या होगा, ये जल्दी नहीं टूट पाते हैं, ये टूटेंगे नहीं। तो टूटेंगे नहीं तो इनका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। अब इसमें हमें थोड़ा देखना पड़ेगा किस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, इसको मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास है CH3F, इसका है बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका 194.6 केल्विन। दूसरा हमारे पास है CH3Cl और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 248। इनके अंदर भी देखते हैं ना 0.8। CH3Br तो क्या हो रहा है 276.6। फिर आया CH3I तो ये हुआ 315.4, ठीक है। ये हमारे पास दिए हुए हैं।
ये कह रहा है, देखो यहाँ पर यदि हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट है इसके। आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है? ये ट्रेंड्स आपको ऑब्जर्व दिखाई दे रहा होगा कि जो CH3F है, फ्लोरीन छोटा आकार का है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम है। तो इस सेम ग्रुप के बेटे देखो, फ्लोरीन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका और ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे परमाणु का जो हमारे पास क्या होगा, परमाणु, ये जो मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है, अणु का साइज, ये इस पदार्थ का साइज बड़ा होता चला जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो हमें कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वहां पर क्या होगा, यदि हम कह सकते हैं यदि अणु का आकार बढ़ रहा है, अणु का आकार बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, कब बढ़ेगा ध्यान रखना। ये एक ही प्रकार के में तब बढ़ रहा है। CH3F है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो CH3 में कोई परिवर्तन नहीं आया, CH3 वैसे को वैसे सब में, लेकिन यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका आकार बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। दूसरा, यदि हम और एक एग्जांपल देखते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है तब भी क्या अंतर आता है। देखो यहाँ पर हमारे पास है एक CH3 Cl, दूसरा है देखो CH2 Cl2, अब Cl2 हो गया। अब क्लोरीन नहीं बदला, क्लोरीन वही है, देखो ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। ठीक है, और एक है CHCl3 और एक है CCl4। इनमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हुए। अब इससे क्या हो रहा है, देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका है 249, यहाँ पर देखेंगे 313, 334 और 350। ये अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लोरीन की संख्या बढ़ रही है तो तब भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, क्लोरो ब्रोमो आइडो कंपाउंड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ेंगे उतना क्या होता चला जाएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये आते हैं बेटा इस टाइप का, है ना। यहाँ एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि क्या होगा, उनका आकार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, जब नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होंगे तब भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। तीसरी कंडीशन एक और है, क्या है, मान लीजिए हमारे पास है CH3 Cl, ठीक है, दूसरा है CH3 CH2 Cl, तीसरा है देखो CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, और चौथा इससे बाद एक और है, एक ये है CH3 CH2 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 और Cl। यहाँ Cl तो ऐसे ही है, देखो Cl क्या है, वैसे को वैसे है, Cl में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन जो यहाँ पर CH3 था, इसकी नंबर ऑफ कार्बन, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, देखो ठीक है ना, ये इंक्रीज हुआ। यहाँ पर हमें जो दिखाई दिया, इसको देखेंगे 248.8, ये बॉइलिंग पॉइंट है, और उसके बाद 285.5, 320, फिर उसके बाद 351,
ये अलग अलग है बेटा, लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चाहे इनकी साइज में इंक्रीज हो, इनके नंबर्स में इंक्रीज हो, तभी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फ्लोरीन इनका आकार बढ़ेगा तभी फ्लोरीन बढ़ेगा, इसका आकार भी बढ़ेगा, एल्केन का आकार भी बढ़ेगा, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तभी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन एक एग्जांपल और है, तीनों चीजें समझ में आ गई। ये तीनों चीज समझ में आ गई बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा, इनका साइज इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो क्लोरीन है, संख्या बढ़ेगी तब भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यहाँ इसका आकार भी बढ़ेगा तो तभी इंक्रीज होगा कार्बन चेन का। एक और है, और वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप लोग, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है CH3 CH2 CH2, तीनों के चार CH2 Br, मान लीजिए ये एक। दूसरा देखो, यहाँ पर हमने CH3 CH और इसके ऊपर CH3 लगा दिया, फिर CH2 और Br, एक ही लिखा, ठीक है ना। दूसरा हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं, है ना, और वो बनाते हैं CH3 C, एक CH3 ऊपर लेते हैं और एक CH3 नीचे लेते हैं और भी आते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। देखो यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। ब्रोमीन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है बेटा। अब हमने ये देखना है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस हुआ। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 375, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 364, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 346। अब देखो क्या अंतर आया, क्या क्या नियम बनेगा इसमें, क्या हो रहा है इसमें, कुछ पता लग रहा है बेटा, कुछ पता लग रहा है। कुछ पता लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा। यहां देखो क्या पता लग रहा है, कोई बता सकता है बेटा, कोई आइडिया लग सकता है आप लोगों को। यहां पर देखोगे कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड ब्रांचिंग हो रही, इसकी ब्रांच बन रही है। ये तो सीधी श्रृंखला में था, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसमें एक ब्रांच लगी, एक शाखा लगी ये वाले, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, और शाखा लगी तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। यहां पर जब क्या होगी, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांच बनेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो कार्बन जो चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो सिंपल चेन होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ब्रांच बनती है वैसे वैसे क्या होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये है बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये इस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद है बेटा इसमें डेंसिटी, घनत्व। अब घनत्व पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डेंसिटी क्या हो सकती है। देखो जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी किस प्रकार से आनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें। यदि हम डेंसिटी में देखेंगे तो डेंसिटी क्या है, ये घनत्व क्या है, इस घनत्व की बात कर रहे हैं, है ना। तो घनत्व आप लोग जानते हैं, जैसे देखो अब घनत्व किस प्रकार से लेते हैं, हमने लिया
जैसे सपोज C3H7 और Cl लिया, ए के लिए। दूसरा हमने लिया, ये N लगा हुआ बेटा, N का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। दूसरा हमने लिखा N और C3H7Br। फिर हमने लिया नॉर्मल C3H7 और I, है ना। इस नॉर्मल शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे बेटा। नॉर्मल का मतलब होता है सिंपल रेखा में, है ना। जैसे हमने लिया CH3 CH2 CH2 Cl लिया, तो देखो तो 3 और 2 5 और 2 7 हो रहे हैं ना, ये नॉर्मल हो गया। CH3 CH2 CH2 और Br लिया। दूसरा हमने लिया CH3 CH2 CH2 और आयोडीन लिया, ये सब नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है, देखो डेंसिटी यदि हम देखेंगे तो ये डेंसिटी है इसकी 0.89, ये केवल हम 890, ये डेटा याद नहीं रखना है, केवल हमें वो समझना है कि डेंसिटी बढ़ने पर क्या होगा, घटने पर क्या होगा, है ना। ये ध्यान रखो। यहाँ पर देखो इसका हुआ 1.335 और ये है 1.747, ठीक है ना। तो क्या हुआ इसमें, क्या हो रहा है इसमें, देखो तो बेटा, देखो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो रही है। यदि हम देखेंगे क्लोरीन से जब हम कहा जा रहे हैं आयोडीन की तरफ, देखो ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ देखो ये डेंसिटी कम थी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई और यहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे, डेंसिटी को देखेंगे तो आयोडीन वाले की जो डेंसिटी होगा, बाकी तो नॉर्मल कंपाउंड है, तो वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। डेंसिटी इंक्रीज, तो इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे इनके अंदर हाइड्रोजन जो कंपाउंड है वो जुड़ेंगे, उस प्रकार से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये समझना है हमने, है ना, कि घनत्व तो बढ़ेगा क्लोरीन से, या हम कह सकते हैं फ्लोरीन से आयोडीन तक घनत्व तो बढ़ेगा जब, ये ध्यान रखना होगा, जब उसमें एल्केन नॉर्मल हो, तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा एक और भी है, देखो ये तो इसके लिए है, मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से होता है, ये तो हमने क्लोरीन फ्लोरीन ये बाकी तो कॉमन रखा। इस बार हम क्या करते हैं, एल्केन सीरीज को चेंज करते हैं, जैसे CH3 और I लिख लिया, अब आयोडीन तो एक जैसे है ना। दूसरा हमने लिया CH3 CH2 और आयोडीन, देखो आयोडीन सेम है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन चेन में परिवर्तन कर रहे हैं। तीसरा हमने लिया, मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 CH2 और I ये ले लिया। अब हम देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहां पर जब इसका, देखो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2.279, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये डेटा याद नहीं रखना बेटा आपको, है ना, केवल आपको अंडरस्टैंड ये रखना कि कैसे कैसे ये चीजें हो रही। 1.747, ये डेटा इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए, इसको समझने के लिए, है ना। तो यहाँ देखो जब क्या हो रहा है, हमें ये याद रखना है कि जब कार्बन की जो चेन है, क्या हुआ, जब एल्किल ग्रुप जो है का जो साइज है, ये देखो हम कहते हैं इसका जो आकार है, एल्किल ग्रुप का जो आकार है, यदि वो बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप तो जो हमारे पास क्या है, एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ता है तो क्या हो रहा है, डेंसिटी घटती है।
डेंसिटी घटती है। क्या घटती है बेटा? डेंसिटी घटती है। डेंसिटी का मतलब घनत्व। यहां पर ध्यान रखना, जैसे जैसे क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं विथ साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, ऑफ द एल्किल ग्रुप, with increased size of the alkyl group, the density of alkyl halides go on decreasing, वो डिक्रीजिंग में जाएगी, है ना। एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ता है तो डेंसिटी घटती है। कैसी कंडीशन में? आयोडीन सेम है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि जब इसका आकार बढ़ेगा, ये नियम याद रखना है, ये डेटा याद नहीं रखना बेटा, ये नियम याद रखना है कि जैसे एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा उसी प्रकार से डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चले जाएगी। यहां पर हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास हैलाइड्स ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप का आकार बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ी, ठीक है ना, डेंसिटी भी क्या हुई? बढ़ी। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। अब ये तो दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट डेंसिटी की कंडीशन में क्या है कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ जाए, हैलोजन एटम बढ़ जाए। जैसे मानो हमारे पास CH2 और Cl2 ले लिया, अब दो हुए इसमें, है ना। दो के बाद हमने कहा अच्छा इसमें तीन भी हो सकते हैं, CH3 ले लिए, क्लोरोफॉर्म ले लिया, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, CCl4 ले लिया। देखो नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज हुए, यहाँ दो क्लोरीन थे, यहाँ 3 क्लोरीन हो गए, 4 क्लोरीन हो गए, है ना। तो यहाँ यदि देखेंगे तो नंबर ऑफ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब डेटा देखते हैं इसका, 336 1.489, ये समझने के लिए बेटा ये डेटा है ना, 1.595। देखो यहाँ डेटा क्या दिखा रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम क्या नियम बनेगा हमारा कि यहाँ पर हमारा नियम बन जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि द डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन परमाणु का जो क्या होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा, बढ़ने पर क्या हो रहा है? डेंसिटी बढ़ रही है। देखो हैलोजन परमाणु की संख्या, ठीक है। तो यहाँ हम इस कह सकते हैं इनका परमाणु का जो मास बढ़ेगा उससे क्या हो रहा है? डेंसिटी बढ़ रही है। तो हम इसको समझ सकते हैं बेटा, डेंसिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 पार्ट में हमने सीखा इसको, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास डेंसिटी वाला, ठीक है। यहाँ हम इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। और ये तो हो गया, ये अपेक्षित स्थायित्व का मतलब किस प्रकार से स्थायी रहेंगे, तो इसको मैं कल बताता बेटा आप लोगों को, है ना, क्योंकि यहाँ तक हमारे लिए ठीक